आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में जो आईटी सिस्टम्स होते हैं वो उसमें सर्वर्स और सर्विसेज दो बड़े ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सर्विसेज जो होती है ना वो सर्वर्स के ऊपर रन कर रही होती हैं, और सर्वर्स जबकि फिज़िकल डिवाइसेस होते हैं जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर डिफरेंट किस्म के और कोई डिवाइसेस या प्रेफर्ड डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो सर्वर इज़ ए कंप्यूटर मशीन दैट कंसिस्ट ऑफ several components like it has CPU, it has a memory, storage, power supply, network interfaces, motherboard, peripheral devices and chassis। तो ये आमतौर पे एक सर्वर मशीन का हार्डवेयर ये चीज़ें कंटेन करता है। अब ये कि हमने इनको इसलिए यहाँ पे लिस्ट किया है स्पेसिफिकली इस तरह से किया है क्योंकि इन सब के साथ जो ना बहुत से कॉन्सेप्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, लाइक रिडंडेंसी ऑफ द पावर सप्लाई, स्टोरेज की जो ना वो आर्किटेक्चर, रेड लेवल्स, या फिर मेमोरी की जो ना वो टाइप्स, या फिर सीपीयू का आर्किटेक्चर और मदरबोर्ड्स वगैरह की जो ना वो कॉन्फ़िगरेशंस भी इसमें हो सकती हैं। तो इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना वो हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्विस या हमने जो उसका एप्लीकेशन है जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो सिस्टम्स रन करने हैं, तो वो हम उसमें जो ना वो विंडोज़ भी हो सकती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, यूनिक्स भी हो सकती है। इसी तरह से डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी हो सकते हैं जो सर्वर्स के ऊपर रन कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो जनरली जो सर्वर्स के ऊपर जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस रन कर रहे होते हैं, दे प्रोवाइड वन और टू सर्विसेज, यानी कि वो कोई ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम माइस्क्यूएल का जो ना वो पैकेज देखें तो माइस्क्यूएल जो है वो डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। इस तरह से ईमेल का कोई अगर सर्वर जो इंस्टॉल्ड है, पैकेज इंस्टॉल्ड है, तो वो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। इसी तरह से DHCP, DNS और दूसरी एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं जो सर्वर्स के ऊपर रन कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वर्स वर्क स्टेशंस से कैसे डिफरेंट है, यानी कि इनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स जो वो क्या होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो आमतौर पे जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है या वर्क स्टेशन होता है वो आमतौर पे एक ही यूज़र के यूज़ में होता है, हमें एक ही बंदा उसके ऊपर काम कर रहा होता है। अगर वो फेल भी हो जाता है तो जो अफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, वो आमतौर पे सिंगल यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आल्दो के ऑर्गेनाइजेशन में एक यूज़र की अनअवेलेबिलिटी से जो ना और यूज़र्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, बट अगर हम सिस्टम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही सिस्टम जो ना डिस्टर्ब होता है। लेकिन सर्वर्स की सूरत में थाउजेंड्स ऑफ लोग जो ना वो उसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल तौर पर अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल तो सारे के सारे लोग जो ना एक्सेस कर रहे हैं ना, तो अगर ईमेल जो ना वो सर्वर जो ना वो डाउन है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे यूजर्स जो ना वो अफेक्टेड होंगे। इम्पैक्ट इस सूरत में इम्पैक्ट जो ना वो वेरी लार्ज है। अब इसी तरह से अगर हम DHCP की बात करें या DNS की बात देखें तो DNS सर्वर्स आमतौर पर जो ना वो भी सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और जो DHCP सर्वर है वो भी जो ना तकरीबन क्योंकि IP एड्रेसेस असाइन कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो ना वो मशीन्स उससे अफेक्ट हो जाती हैं। इसलिए जो ना जो सर्वर्स होते हैं इनकी रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हाई होती है, और फिर ये कि इसकी जो सिक्योरिटी है ना वो ज़्यादा टाइटर होती है। आई मीन वी हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू दी सर्वर सिक्योरिटी, क्योंकि इनकी एक सर्वर की फेलियर जो ना वो हैज़ अ हाई इम्पैक्ट, ऑफन एक्सपेक्टेड टू लास्ट लॉन्गर, यानी कि ये ऐसा होता है कि चूँकि ये तकरीबन 7/24 जो ना वो कंटिन्यूसली ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो इनकी जो ना वो रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और दूसरी चीज़ें मेंटेनेंस या उसके ऑपरेशन जो ना वो लॉन्गर होते हैं। इन्वेस्टमेंट एमोटाइज ओवर टाइम ओवर मैनी क्लाइंट्स, लॉन्गर लाइफ टाइम्स। ये कि चूँकि ये भी हो सकता है कि शेयर्ड सर्वर्स भी हो सकते हैं। सूरत में इन्वेस्टमेंट्स जो ना वो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान शेयर भी किए जाते हैं। अगर हम देखें तो आमतौर पर डिफरेंट जो सर्वर्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो ना सर्वर्स जो ना वो आ रहे होते हैं। कुछ जो ना वो लो कैपेसिटी के सर्वर्स होते हैं जो कि आमतौर पे स्मॉल या होम ऑफिस के लिए जो ना वो यूज़ किए जाते हैं, और इनकी प्राइस जो ना वो चेंज होती है, और जो ना वो कंपोनेंट्स भी जो ना उसमें चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से जो बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए होते हैं वो जो ना वो
फोकसेस ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, स्लोअर हार्डवेयर चेंजेस होती हैं और लॉन्गर लाइफ टाइम होती हैं। जबकि सर्वर्स में अगर हम देखें तो लो कॉस्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक, ठीक है, इजी टू सर्विस ट्रैक, माउंटेबल चेसिस, हायर क्वालिटी कंपोनेंट्स इसमें आमतौर पे होते हैं। यानी कि जो होम की कंप्यूटिंग मशीन्स होती हैं वो आमतौर पर चीपर होती हैं, बिजनेस में थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, कि सर्वर्स के लिए जो है ना वो कॉस्ट मैट्रिक्स जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर प्रोडक्ट लाइंस। इसी तरह से अगर हम सर्विस को देख रहे हैं तो सर्विस इज द फंक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय वन और मोर सर्वर्स, जो यानी कि जो सर्विस होती है एक सर्वर पैकेज होता है जो किसी सर्वर एक या दो से ज़्यादा सर्वर्स के ऊपर जो ना वो रन कर रही होती है। फॉर एग्जांपल इसमें ओरेकल फाइनेंशियल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, DHCP सर्वर भी हो सकता है, HRMS है, DNS है। अब DNS जो ना वो एक सर्वर पे नहीं रन कर रहा होता बल्कि मल्टीपल मशीन्स के ऊपर जो ना रन कर रहा होता है, और उनकी डिफरेंट किस्म की जो ना आर्किटेक्चर्स भी होते हैं। एक DNS जो ना वो रूट होता है, मास्टर होता है, और फिर अथॉरिटेटिव जो ना वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इसी तरह से ईमेल में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो सर्विस जो ना वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम सम स्टैंड अलोन पीसेस, यानी कि सर्विस जो ना वो एक डिस्टिंग्विश्ड यानी कि एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता है जो कि आम पीसीस पे रन करने से थोड़ा सा जो ना वो डिफरेंट होता है। फिर ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड थ्रू शेयर्ड सर्विसेज टू ईज कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, यानी कि एक सर्विस जो ना वो शेयर्ड भी हो सकती है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर। Typical environments have many services. Fundamental services like networking, DNS, email, authentication, printing, ये जो ना नॉर्मली तौर पे जो ना वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जबकि DHCP, बैकअप, डायरेक्टरी फाइल सर्विस और फाइल शेयरिंग वगैरह की सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं। सर्विसेज ऑफन डिपेंड ऑन ईच अनदर सर्विसेज, ये तो है कि फॉर एग्जांपल जो DNS की सर्वर है वो DHCP से भी रिलेटेड है, क्योंकि DHCP में भी एलोकेटिंग दी DNS सर्वर्स, तो किस तरह से जो ना वो DNS सर्वर जो ना वो एक्सेस किए जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम देखें कुछ सर्विस की जो किसी एक जो सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो अगर यानी कि हम इंस्टॉल तो कर लेते हैं और रन कर रहा था, तो सर्विस की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। सर्विस इज मोर देन हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, यानी कि आप ये समझिए कि जो एक तो हमने कहा कि जो ना वो सर्वर्स होते हैं, फिर हार्डवेयर सर्वर्स में डिफरेंट हार्डवेयर्स होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सर्विस पैकेजेस भी होते हैं। तो सर्विस मस्ट बी रिलायबल, ठीक है, स्केलेबल होनी चाहिए, मॉनिटर्ड होनी चाहिए, मेंटेन्ड होनी चाहिए, सपोर्टेड होनी चाहिए, यानी कि उसके लिए उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी 7/24 या जैसे भी उसका जो ना रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट या जनरल सपोर्ट जो ना वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये आमतौर पे सर्विस की जनरल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब ये फॉर सर्विस टू बी रिलायबल जो रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी सिंपल एज पॉसिबल, हैव मिनिमम सॉफ्टवेयर टू रन ए सर्विस, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें इतने सारे क्लाइंट्स पहले VPN कनेक्ट करें, फिर सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को जो ना स्टार्ट करें, फिर 2, 3, 4 और काम करें। सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा होना चाहिए कि एक ही बिना वो क्लाइंट होना चाहिए जो सारे के सारे जो ना काम इकट्ठे कर रहा हो। डिपेंड ऑन एज फ्यू अदर सर्विसेज एज पॉसिबल, तो यानी कि कुछ सर्विसेज में डिपेंडेबिलिटी जो ना वो रिक्वायर्ड होती है, जो ना वो लाजमी होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम उनके बगैर जो रन कर सकें, जैसे DHCP, DNS के जो ना बेसिक सर्विसेज हैं। Depend only on services that are least reliable as a service running on the server. Have access restricted to server administrators. तो ये कि जो services की जो access है वो सर्विस मेरी के configurations controls के लिए server administration के पास उसकी की access जो ना वो limited तक limited होनी चाहिए. Be as few as needed for performance plus reliability. Thank you very much. जी, तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर्स एक इम्पोर्टेंट कंप्यूटिंग मशीन होती है जिसकी स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वर्स क्या होते हैं और उनकी किस तरह से जो ना वो दूसरी कंप्यूटिंग मशीन से डिफरेंट होते हैं।
तो बुनियादी तौर पे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर मशीन्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम सर्वर कहते हैं, और इसकी मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं। जनरली सर्वर्स आर जो ना वो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, दे हैव लार्ज मेमोरी, लार्ज कंप्यूटिंग CPU कैपेसिटी, and other power arrangements are also different as compared to the workstations or laptops वगैरह से। तो ये बुनियादी तौर पे डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जो ना प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशंस जो ना वो रन कर रहे होते हैं, जो कि मुख्तलिफ यूज़र्स जिनको यूज़ कर रहे होते हैं, यूज़र्स जिनको एक्सेस कर रहे होते हैं। ये यूज़र्स जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे कि वेब सर्विस जो है वो वेब सर्विस में इंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि HRMS है या फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, या फिर अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एग्ज़ाम सिस्टम है, वो इंटरनली यूज़ होता है। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट होती है, पब्लिक वेबसाइट, वो आमतौर पे जनरल पब्लिक जो ना वो उसको इस्तेमाल कर रही होती है। तो इनके ऊपर जो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जो रन कर सकती हैं, वो एप्लीकेशन सर्विसेज हो सकती हैं, वेब सर्विसेज हो सकती हैं, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग है, डेटाबेस बेसिस वगैरह हैं जो रन कर रहे होते हैं, या इसके अलावा कुछ बैच कंप्यूटेशन के डिफरेंट टास्क जो कि हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सर्वर इज़ ए कंप्यूटर मशीन कंसिस्टिंग, यानी कि इसमें डिफरेंट किस्म के पार्ट्स होते हैं। आमतौर पे ये पार्ट्स जो ना वो सेम होते हैं जैसे एक आम वर्क स्टेशन में होते हैं, लेकिन इनकी को कैपेसिटी, रिडंडेंसी वगैरह या जो ना वो दूसरों से डिफरेंट होती है। CPU, मेमोरी, स्टोरेज, पावर सप्लाई, नेटवर्क इंटरफेस, मदरबोर्ड, पेरिफेरल डिवाइसेस और रैक वगैरह इसमें शामिल होते हैं, जो आमतौर पे हम उसमें जनरली जो वर्क स्टेशन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यानी कि ये आमतौर पर रैक्स में भी इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो ना वो सर्वर क्लास के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। लिनक्स का सर्वर हो सकता है, सेंटोस का हो सकता है, ओरेकल डेटाबेस वगैरह का सर्वर जो ना वो रन कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो एप्लीकेशन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि डिपेंड्स ऑन कि किस तरह की सर्विस जो ना वो ये सर्वर जो ना एक पर्टिकुलर सर्वर प्रोवाइड करेगा, तो उसी लिहाज से उसके जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो ना वो भी चेंज होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसमें MySQL हो सकता है, DHCP सर्वर हो सकता है, DNS सर्वर हो सकता है, या ओरेकल डेटाबेस वगैरह हो सकता है। जैसे हमने बात की कि सर्वर्स डिफरेंट कैसे होते हैं। आमतौर पर हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स डिपेंड ऑन सर्वर, यानी कि हमें यूज़र्स होते हैं आमतौर पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर वेब सर्वर है या HRMS या फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, तो ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल पीपल आर एक्सेसिंग इट एंड यूजिंग इट एंड दे डिपेंड ऑन देयर जनरल एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी जो वर्क स्टेशंस या डेस्कटॉप्स वगैरह होते हैं। और इनकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर एक सर्वर फेल होता है तो आमतौर पे बहुत से लोग उसमें अफेक्ट होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। और दे मस्ट भी, यानी कि ये आमतौर पे ज़्यादा देर के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। अब अगर हम वर्क स्टेशन देखें तो वर्क स्टेशन में भी ऑर्गेनाइजेशन इज चेंजिंग एवरी ईयर, बट डिपेंडिंग ऑन दी देयर बजट एंड ऑल डिफरेंट किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन आमतौर पे जब सर्वर डिप्लॉय किया जाता है तो आमतौर पे इनको 3 से 4 साल या 5 साल के लिए जो ना वो पहले से प्लान किया जाता है कि फॉर हाउ लॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान विल बी एस्टैब्लिश्ड। फिर इसी तरह से कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो आमतौर पे जो ना वो डिफरेंट यूज़र्स, जो उसके यूज़र्स होते हैं उनके ऊपर जो ना वो डिवाइड कर दी जाती है, जबकि जो डेस्कटॉप्स वगैरह होते हैं वो इंडिविजुअल लोगों की ऑनरशिप होती है, ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स वगैरह की होती है। तो आइए देखते हैं कि सर्वर्स के लिए किस तरह के CPUs आमतौर पे अवेलेबल होते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं और उनकी सिलेक्शन में कौन कौन से फीचर्स ना वो रोल प्ले करते हैं।
तो सबसे पहले क्या मतलब कि दो डिफरेंट टाइप्स के सीपीयूज अवेलेबल आमतौर पे जो ना होते हैं, एक x86 हैं और दूसरा रिस्क टाइप सीपीयूज हैं। जो x86 प्रोसेसर्स हैं ये आमतौर पे जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और आपको ये डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मशीन्स और लैपटॉप्स वगैरह में भी मिलेंगे। जबकि जो रिस्क कंप्यूटर्स हैं ये आमतौर पे स्पेसिफिक टास्क्स के लिए होते हैं और हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स में यूज़ होते हैं। इनको जो ना ये इनका बेसिकली रिस्क कंप्यूटर्स है ना वो टास्क स्पेसिफिक होते हैं और दे आर नॉट सुटेबल फॉर दी जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की टास्क जो ना इस मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन जो ना साइमल्टेनियसली रन कर रहे हों। यानी कि आप रिस्क कंप्यूटर्स के ज़रिए रिस्क सीपीयूज़ जो ना वो उस वक्त बेटर रहते हैं जब आप एक ही किस्म की जो ना सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो रिस्क कंप्यूटर्स जो ना वो जनरली IBM और ओरेकल की तरफ से बनाए जाते हैं, जबकि x86 में इंटेल और AMD के सीपीयूज़ जो ना वो काफ़ी फेमस हैं। जो जनरल पर्पस सीपीयूज़ होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इट कैन बी यूज्ड फॉर वेब होस्टिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट और इस तरह के दूसरी किस्म के सर्वर्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। अब बिना तौर पे अगर हम देखें कि अगर तो आप जनरल पर्पस सर्वर जो ना वो आपकी जो ना वो रिक्वायरमेंट है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज जो ना वो रन कर रही होंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली x86 इज़ द लाइकली बेस्ट चॉइस फॉर योर सर्वर। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए और टास्क स्पेसिफिक सर्वर चाहिए और आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर जस्ट बिल्डिंग ए सर्वर फॉर डेटाबेस सर्विस और आप उसमें फिर हाई परफॉर्मेंस चाहिए होगी, तो रिस्क कंप्यूटर्स रिस्क बेस्ड प्रोसेसर्स आर मोस्टली बेटर चॉइस। तो डिफरेंट असल में सीपीयू के सिलेक्शन में डिफरेंट चीज़ें जो ना वो कंसिडर की जाती हैं। आमतौर पे जब सर्वर्स के लिए सीपीयूज डिसाइड किए जाते हैं कि उसकी क्लॉक स्पीड कितनी होनी चाहिए और नंबर ऑफ कोर्स कितनी होनी चाहिए और मेमोरी कितनी सपोर्टेड होनी चाहिए, कैशे साइज जो ना वो क्या होना चाहिए और उसकी एक्सपेंशन के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट में उसकी कितनी एफिशिएंसी है और कॉस्ट और पावर कंजम्पशन उसकी कैसे है। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ता है कि बजट के लिहाज से कि हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट, या कितने आपके पास पैसे हैं जिनको आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा कि बुनियादी तौर पे आपके पास वर्कलोड कितना है और क्या वो सीपीयू जो ना उस वर्कलोड को कॉप कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। असल में देखें तो जो क्लॉक स्पीड होती है वो हमें बुनियादी तौर पे हाई आमतौर पे क्लॉक स्पीड होनी चाहिए ताकि आप जो ना वो बिजनेस डिमांड्स को, आपके जो सर्वर्स हैं वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को या चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को कॉप कर सकें। तो इसके अलावा अगर आपकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। इसी तरह से जो नंबर ऑफ कोर्स इन ए प्रोसेसर कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। अगर दो कोर सिंगल कोर है तो यानी कि इसका मतलब है कि दैट कोर इज स्पेसिफिक फॉर जो ना वो एक प्रोसेस में एट ए टाइम एक ही कोर अगर यूज़ है तो एक प्रोसेस ही एट ए टाइम रन रहा होगा। इसके बरक्स मोर प्रोसेसर मीन्स दैट प्रोसेसर कैन हैंडल मोर टास्क एट द सेम टाइम। इन द मार्केट टुडे वी हैव मैनी CPUs that can provide 32 cores and even some there are some other CPUs which can provide up to hundreds of cores, a physical core. Then जो मेमोरी सपोर्ट के लिए कि CPUs को जो ना वो लार्ज अमाउंट जो ना वो लार्जर सेट ऑफ मेमोरीज जो ना वो सपोर्ट करना चाहिए और बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस द लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा आर द बिगर एप्लीकेशंस। इसी तरह से एक्सपेंडेबिलिटी इट्स अ वेरी ट्रिवियल फीचर दैट अगर लेटर ऑन आपको जो ना वो स्पीड को इंक्रीज़ करना है या कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या आपके ऊपर लोड बढ़ गया है तो बजाय कि आप सिर्फ सर्वर को जो ना वो CPU को अपग्रेड करके आप इसको यू शुड बी एबल टू रीच इट। आई कि आपकी जो CPU है वो अपग्रेडेबल, उसकी पॉसिबिलिटी जो ना वो सर्वर में होनी चाहिए कि सर्वर्स मस्ट बी एबल टू अपग्रेड। तो डाटा मैनेजमेंट की जो ना इज़ ए की कंसर्न
for the selection of CPU must be able to efficiently handle large amounts of data, keep the server running smoothly even when under heavy load. So most important factors for the power cost and power consumption is initial cost and operational cost. So energy efficiency is an important thing for the operational cost. Right balance between power consumption and performance is to carbon footprint. So अगर हम देखें कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के सर्वर्स जो ना वो आमतौर पे आपको मिलेंगे. फॉर एग्जांपल जो एक्सेन प्रोसेस जो हैं सर्वर्स के लिए वो जो ना वो मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं जिसकी स्पीड जो ना वो 1.8 से 3.3 गीगाहर्ट्ज़ और डिफरेंट 8 कोर्स इवन के हायर नंबर ऑफ कोर्स मार्केट में अवेलेबल होंगी. और जो कैशे मेमोरी है लेवल 3 में कैशे मेमोरी है वो भी अप टू 18 MB या इससे ज़्यादा भी आपको मिल जाएंगी डिपेंडिंग आन दी. अगर आप जो ना लेटेस्ट उसके ट्रेंड उसमें देख लें कि व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल. इसी तरह से AMD की सीरीज़ हैं. AMD में आपको बेसिकली आपको 12 कोर्स के प्रोसेसर्स मिलेंगे अप टू 3.2 गीगाहर्ट्ज़. बेसिकली AMD में बहुत सारे आपको मिलेंगे. दे हैव अ लॉन्ग डिफरेंट काइंड्स ऑफ यानी कि CPUs हैं जिसमें नंबर ऑफ़ कोर्स जो ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी हैं. और इसी तरह से उनकी कैशे साइज़ भी हाई होता है. IBM के जो पावर CPUs हैं इनमें 7, 8, 9, 10 सीरीज़ हैं. इसके अलावा नए ऑप्शंस भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. इसी तरह से सन नायग्रा जो ना वो भी मल्टी कोर के और मल्टी थ्रेडेड जो ना वो CPUs अवेलेबल होते हैं. और इसमें लेवल 6 MB लेवल 2 कैशे के अवेलेबल होता है. अगर हम देखें तो जो एक्सियन बेस्ड और पेंटियम कोर जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है. आमतौर पे एक्सियन जो ना वो सपोर्ट करती है कि उसमें मल्टीपल CPUs जो ना वो लगाए जा सकते हैं और उसमें आमतौर पे नंबर ऑफ़ कोर्स जो ना वो ज़्यादा होती हैं और हाइपर थ्रेडिंग भी इस्तेमाल की जा सकती है. और उसमें कैशे का जो ना वो साइज़ भी जो ना वो बड़ा हो सकता है. इसके अलावा वो जो लार्ज साइज़ की रैम है मेमोरी अमाउंट्स है उनको भी सपोर्ट कर सकता है. तो अगर हम देखें तो इंटेल की जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर्स हैं उनमें डिफरेंट वर्जन्स हैं जो आप इनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं. जैसे एक्सियन स्केलेबल प्रोसेसर्स हैं 4th जनरेशन के. एक्सियन मैक्स सीरीज़ है, एक्सियन W सीरीज़ है, D प्रोसेसर है और एक्सियन E प्रोसेसर्स है. इसमें हर एक की जो ना अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और सम प्रोसेसर्स आर बेसिकली फॉर स्पेस एंड पावर ऑप्टिमाइजेशन यानी कि उसमें जो पावर कंजम्पशन है उसको रिड्यूस किया गया है और उसका साइज़ जो ना उसको भी जो ना मिनिमाइज़ किया. डेस्कटॉप्स की तरह या लैपटॉप्स वगैरह की तरह जो कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर मेन स्टोरेज होती है वो हार्ड डिस्क वगैरह जो ना वो होती है. हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आमतौर पर थाउजेंड्स ऑफ गीगाबाइट्स में होती है. यानी कि 1 टेराबाइट की भी हो सकती है. इससे भी ज़्यादा जो ना वो हार्ड डिस्क जो ना वो अवेलेबल हैं. बुनियादी पर प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इनकी जो एक्सेस स्पीड है वो बहुत लो होती है. तो जबकि कंप्यूटर जो CPU की स्पीड जो ना इसके बरक्स जो ना वो बहुत तेज़ होती है. तो ये देखते हैं कि जो डिफरेंट किस्म की सर्वर मेमोरीज़ हैं या मेमोरीज़ हैं वो कौन सी हैं. सबसे पहले हम देखें कि सर्वर मेमोरीज आर कंसर्न्ड विद रैम और इसके बाद CPU कैशे की. ये दोनों चीज़ें हैं जो CPU की परफॉर्मेंस के ऊपर जो ना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखती हैं. जो इसमें जो 2 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्वर मेमोरी जो हैं वो बुनियादी तौर पे इसकी लार्ज कैपेसिटी होती है सर्वर रैम्स की और इनकी स्पीड जो ना वो तेज़ होती है. x86 जो आर्किटेक्चर्स हैं वो अप टू 64 GB जो ना वो रैम सपोर्ट करते हैं विद फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशन. Physical address extension is a processor feature that enables x86 processors to access more than 4 GB of physical memory on a capable version of Windows or the operating systems.
जबकि 8x86 जो 64 बाइट के जो CPUs होते हैं उनमें आमतौर पे रैम की कैपेसिटी जो ना वो पेंटाबाइट तक होती है या 1024 टेराबाइट्स हो सकती है. Server need faster RAMs than desktops. This is quite apparent because servers आमतौर पे बहुत से लोग इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. ये बहुत से यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है. और ये भी पॉसिबल है कि एक सर्वर जो ना मुख्तलिफ किस्म के सर्विसेज जो ना वो प्रोवाइड कर रहा हो. आमतौर पर जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें बुनियादी तौर पे एक ही सर्वर के ऊपर डेटाबेस भी होता है, वेब सर्वर भी रन कर रहा होता है, DSC भी रन कर रहा होता है, समथिंग लाइक दैट वन. सो इट मस्ट हैव अ हायर स्पीड्स. मेमोरी जो ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, मल्टीपल DMMs जो ना वो सपोर्ट होनी चाहिए और लार्जर CPU कैशेस इनके होने चाहिए. तो अगर हम बात करें कि DIMM जो है ना वो बुनियादी तौर पे जो ना रैम के मॉड्यूल को हम कहते हैं, जिसकी एक टाइप है जिसका मतलब होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल. इट इज़ अ लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड चिप्स दैट पिन्स with pins that directly connects to the motherboard. जो ड्यूल इनलाइन जो इसमें वर्ड ड्यूल जो ना वो इस बात को रेफर करता है कि इसे दोनों साइडों के ऊपर जो ना वो मेमोरी यूनिट्स जो ना वो इंस्टॉल्ड होते हैं और दोनों एक्सेस किए जा सकते हैं. और आमतौर पे 64 bit of data can be accessed in the single cycle. तो अगर हम देखें कि जो डिफरेंट किस्म के मेमोरी मॉड्यूल्स हैं उनमें क्या कौन कौन से हैं. एक हमारे पास फर्स्ट है वो FBDIMM है जो कि फुली बफर्ड ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है. और इसके बाद अनबफर्ड जो ना DIMM है. इसके अलावा रजिस्टर्ड ड्यूल इनलाइन मॉड्यूल है. फिर लोड रिड्यूस्ड ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है. SODIM है जो कि बुनियादी तौर पे स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है. इससे अलावा जो ना माइक्रो DMM भी है. अब ये जो SODIM है ये आमतौर पे लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ होती है, सर्वर्स वगैरह में इसको रिड्यूस नहीं किया जाता. जो load reduced DIMMs use a simple buffer than the more sophisticated registers. The buffer reduces the memory's electrical loading on the underlying motherboard, but has minimum effect on the power drawn and memory performance. So micro DMM is also a memory module with smaller outline and thickness that standard SODIM modules are designed for mobile type, slim type और super lightweight notebook computer. So ये भी बुनियादी तौर पे SODIM भी जो ना वो बुनियादी तौर पे सर्वर्स के लिए यूज़ नहीं होती है. तो अगर हम देखते हैं पिक्चर राइट साइड फोटोग्राफ्स में इनके जो ना वो लेआउट्स जो ना वो दिए गए हैं. इनके DIM मॉड्यूल्स का लेआउट जो ना आमतौर पे जो साइज़ में बड़ा होता है और SODIM जो ना वो छोटी होती हैं, जबकि RDIM है वो उनका साइज़ जो ना वो आमतौर पे स्टैंडर्ड दूसरी उसके ऑलमोस्ट बराबर होता है, बट इट हैज़ सम सर्टेन डिफरेंट फीचर्स. फिर अगर हम इनकी बात करें कि जो ट्रांसफ़र स्पीड्स के हवाले से अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म की स्पीड्स यहाँ पे जो ना उसका कंपैरिजन यहाँ पे शो किया गया है. जो SD RAMs हैं उनकी इंटरनल क्लॉक जो है ना वो 100 to 166 होता है, जबकि बस क्लॉक जो है ना वो 100 to 66 और प्रीफैच जो है ना 1 नैनोसेकेंड होता है. डाटा रेट 100 to 166 और ये आमतौर पर 3.3 वोल्टेज के ऊपर होती हैं. इसी तरह से अगर हम DDR2, DDR3 इनमें अगर हम देखें तो DDR जो ना वो डबल डाटा रेट SD RAM है जिसकी इंटरनल जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 133 to 2 मेगाहर्ट्ज़ होती है, जबकि इसकी प्रीफैच 2 नैनोसेकेंड्स है और डाटा रेट 266 to 400 मेगा
मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड होती हैं। इसी तरह से ये वोल्टेज भी 2.5 या 2.6 होता है। जो DDR2 होती है वो सिंपल DDR से 2 टाइम्स फास्टर होती है, और इसी तरह DDR3 जो ना दैट इज़ ऑल्सो 2 टाइम्स फास्टर दैन original DDR2, but it has a low power twice clock multiplier with 4 times clock multiplier. फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी DDR3 की नहीं है, DDR और DDR2 को हम मिक्स नहीं कर सकते। इसी तरह से जो DDR4 है दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसका जो बस क्लॉक है मेन जो डिफरेंस है वो 10662 1600 मेगाहर्ट्ज़ होती है, जबकि इसका प्रीफेच टाइम जो है ना वो 8 नैनो सेकेंड्स है। इसी तरह से इसकी जो ट्रांजैक्शन डाटा रेट जो है ना वो 2133 और से लेके 3200 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड तक हो सकता है, जबकि इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं। अगर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट्स है तो इसका मतलब इसकी पावर कंजम्पशन भी। एक और किस्म की मेमोरी जो बुनियादी तौर पे रैम और CPU के दरमियान जो ना वो मौजूद होती है, इसको कैशे मेमोरी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो कैशे मेमोरी जो है ना दैट इज़ वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि L1, L2, L3 कैशेज़, जो कि आमतौर पे रजिस्टर्स के बाद जो ना वो एग्जीक्यूशन साइकिल में होती हैं। आमतौर पे होता ये है कि रैम से डाटा जो ना वो जो लोएस्ट मोस्ट जो कैशे है L3 वहाँ पे आता है, और वहाँ से फिर L2 में चला जाता है, और L1 जो है ना वो वहाँ से फिर रजिस्टर्स में और फिर CPU में जाता है। आमतौर पे L1 कैशे जो ना वो हाई स्पीड होता है, और लेकिन इसकी जो ना वो कैपेसिटी कम होती है। इसी तरह से L2 जो ना वो उसकी जो लेटेंसी है, एक्सेस लेटेंसी, वो L1 से कम होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो ना वो कंपैरेटिवली L1 से ज़्यादा होती है। इसी तरह से L3 जो कैशे है इसकी कैपेसिटी जो ना वो L1 और L2 से ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी लेटेंसी जो ना वो ज़्यादा होती है। The data flows from RAM to L3 cache, then L3 and then L1. When processor is looking for data to carry out processor to carry out an operation, it first tries to find out in the L1 cache. If CPU finds it, the condition is called the cache hit. It then proceeds to find it in L2 and L3. Currently, most new CPUs have 3 levels of cache that we discussed just before. L1 कैशे की कैपेसिटी जो है आमतौर पे 32 किलोबाइट से 256 किलोबाइट होती है, जबकि L2 की जो कैपेसिटी है वो 128 से 2 मेगाबाइट होती है, और L3 की कैपेसिटी जो है ना वो 1 MB से 32 MB होती है। कैशे साइजेस आर गेटिंग बिगर। जैसे जैसे नई मशीन्स आ रही है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, तो कैशे साइज जो है वो सर्वर्स के ऊपर भी चेंज हो रहा होता है। असल में बुनियादी तौर पे अगर हम मेमोरी को देखें, आजकल मेमोरीज जो है वो काफ़ी हाई स्पीड है, उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी लेटेंसी जो है ना, एक्सेस लेटेंसी, वो कंपैरेटिवली हाई होती है। और रीज़न ये है कि हम क्यों हमेशा कैशे ही क्यों नहीं बनाते, क्योंकि कैशे मेमोरी जो है ना वो आमतौर पे कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी जो रैम होती है। इसी तरह से जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स बुनियादी तौर पे उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जो कि कैशे मेमोरी होती है। तो कैशे मेमोरी बेसिकली जो है ना वो CPU की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, और उसमें लेटेंसी जो ना वो रिड्यूस करती है। तो जब हम सर्वर्स की या CPU की सिलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ के इसमें बिल्ट इन कैशे मेमोरी जो ना वो कितनी है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सर्वर की कैपेसिटी या CPU की परफॉर्मेंस जो ना वो कैसी होगी। थैंक यू। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे CPU है या पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मेमोरी है,
और इसके अलावा भी डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इस मकसद के लिए सब सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म की सिस्टम बसेस होती हैं, जिसमें सिस्टम बस होती है जिसकी डिफरेंट आगे टाइप्स होती हैं। तो आइए देखते हैं कि सिस्टम बसेस की क्या टाइप्स हैं और वो क्या फंक्शन सर अंजाम देती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सिस्टम बस के बुनियादों पे 4 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 तो ये डाटा शेयरिंग के लिए जो ना वो यूज़ होती हैं, यानी कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे CPU, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और परफेक्ट डिवाइसेस के दरमियान डाटा शेयरिंग के लिए, ये डाटा कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती है। दूसरी ये एड्रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है, एड्रेसिंग की कंपोनेंट्स, और दूसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और टाइमिंग के क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इस पर अगर हम देखें तो 3 किस्म की बसेस जो ना वो सिस्टम बस के अंदर होती हैं। एक तो कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डाटा बस है। अपेरेंटली कंट्रोल बस जो ना वो ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, जबकि एड्रेसिंग बस जो है ना वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की एड्रेसिंग का फंक्शन सर अंजाम देती है। डाटा बस जो है ना वो डाटा शेयरिंग और कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे जो बस टाइप्स होती हैं उसकी एक्सपेंशन की कितनी किस्म की जो ना वो होती हैं। सबसे पहले जो वेल नोन जो ना वो एक्सपेंशन बस है कंप्यूटिंग मशीन्स के अंदर, वो है ISA, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इट वाज डिजाइन्ड फॉर यूज इन ओरिजिनली विद IBM PC। ओरिजिनली शुरू में ये 8-बिट वर्जन पे ऑपरेट होती थी, जबकि इम्प्रूव्ड वर्जन जो ना 60 बिट की भी जो ना वो अवेलेबल थी। ISA बस रन एट स्पीड ऑफ 4.77 मेगाहर्ट्ज़ एंड इम्प्रूव्ड डिज़ाइन एट 8 मेगाहर्ट्ज़। जो 16 बिट वर्जन वाली ISA बस थी, इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स नोन एज ए 80 बस और द एडवांस टेक्नोलॉजी बस। इसी तरह से जो एक और एक्सपेंशन बस है वो है MCA, माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर। IBM developed this bus as a replacement of ISA when they designed the PS2 और PC in 1987। इसकी स्पीड जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज़ तक है और ये दोनों 16 बिट और 32 बिट पे ऑपरेट होती है। जो एक और टाइप है ESA, जो कि एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है। इट वाज ओरिजिनली डिजाइन्ड एज एन अल्टरनेटिव टू MCA और uses the 32-bit data path and provided 32 address lines. Thus, it can address at least 4 GB of the memory. ये भी जो ना 8 मेगाहर्ट्ज़ पे रन करती है और ISA के साथ कंपेटिबल है। जो और दूसरी एक टाइप है जो कि वीडियो और प्रोसेसिंग के लिए जो ना वो कॉमन है, उसमें वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन है, जो कि इट वाज इन्वेंटेड टू स्टैंडर्डाइज PCs वीडियो स्पेसिफिकेशंस, और ये 32 बिट का डेटा पाथ प्रोवाइड करती है, 25 और 33 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट होती है। VL बस हैज़ बीन सुपरसीडेड ऑलरेडी बाय द PCI। इसके बाद PCMCI है, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन। इन्होंने एक बस बनाई थी जो कि एक्सटर्नल जो आमतौर पे जो ना वो लैपटॉप्स के साथ ना यूज़ होती है। एक और वीडियो ग्राफिक्स जो ना वो वीडियो और ग्राफिक्स से एसोसिएटेड जो ना वो एक्सपेंशन बस थी वो AGP थी। AGP और इसके अलावा एक और जो ना वो यूज़ होती है SCSI इंटरफेस है। ये भी एक हाई स्पीड इंटरफेस है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, और आमतौर पे आपको एक्सटेंसिवली जो ना वो सर्वर्स में भी इसको मिलेगी। इसके अलावा यूनिवर्सल सीरियल बस है जो कि डिफरेंट प्रेफरेंस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। तो अगर सर्वर्स बुनियादी तौर पे इनको सर्वर्स के लिए हमें जो ना वो हाई IO थ्रूपुट चाहिए होती है, इंटरफेयर यानी कि जो आपस में कम्युनिकेशंस हैं बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसकी थ्रूपुट जो ना वो हाई होनी चाहिए। और फास्ट प्रेफरेंस SCSI 3 गीगाबिट इथरनेट अब नेटवर्क भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ऑफन यूज़ मल्टीपल एंड अदर फास्टर बसेस, और जिसमें PCI जो है ना वो डेस्कटॉप अगर वर्जन उसकी जो है 32 बिट की होती है और 33 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट होती है, और इसकी थ्रूपुट जो है ना 133 मेगाबिट पर सेकंड होती है। जो सर्वर्स वर्जन जो होती है PCI की वो 64 बिट वर्जन भी होती है और 6 मेगाहर्ट्ज़ पे
होती है वो 533 मेगाबिट पर सेकंड की थ्रूपुट प्रोवाइड कर सकती है। इसी तरह से जो PCI-X है वो बैकवर्ड कंपेटिबल है। इसकी वर्जन 1 जो है ना 164 बिट पे ऑपरेट होती है और 133 मेगाहर्ट्ज़ तक इस क्लॉक स्पीड है इसकी, जबकि इसकी थ्रूपुट जो है वो 1.06 गीगाबिट पर सेकंड होती है। जिसकी वर्जन 2 है वो 533 क्लॉक मेगाहर्ट्ज़ पे है और जबकि इसकी थ्रूपुट जो है ना वो 4.3 GB गीगाबिट पर सेकंड होती है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो सर्वर्स के लिए बुनियादी तौर पे जो चूँकि हायर थ्रूपुट जो ना वो चाहिए होती है, यहाँ पर देयर विल बी अ लॉट ऑफ यूजर्स यूजिंग दिस सर्विसेज। तो आमतौर पर जो हाई होती हैं, हाई स्पीड वाली और हाई थ्रूपुट वाली बसेस जो ना वो सर्विस के लिए चूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एक और जो PCI Express है, ये एक सीरियल आर्किटेक्चर था। वर्जन 3 जो ना वो अप टू 16 GB गीगाबिट पर सेकंड सपोर्ट करती है। तो जब हम सर्वर्स को सिलेक्ट करते हैं, इनकी बस टाइप जो ना प्लेज इंपॉर्टेंट रोल के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस आर अवेलेबल so that we can ensure the effective the performance. पावर सप्लाई यूनिट सर्वर्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि बुनियादी तौर पे पावर जो ना सप्लाई करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, CPU को और पेरिफेरल्स को, मदरबोर्ड वगैरह को। तो इस हवाले से पावर सप्लाई यूनिट जो ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर पावर सप्लाई यूनिट जो ना फेल हो जाए तो सर्वर टोटली जो ना वो काम नहीं कर सकेगा। तो आइए देखते हैं कि पावर सप्लाई यूनिट में किस तरह के डिफरेंट किस्म के पावर सप्लाई यूनिट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सर्वर बेस्ड ऑन ATX और माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर्स जनरली यूज एन ATX पावर सप्लाई, जबकि पेडिस्टल जो सर्वर्स होते हैं वो बेस्ड ऑन दी सर्वर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक स्टैंडर्ड है जो फॉर्म फैक्टर डिफाइन करता है। उनके लिए हम EPS 12 वोल्ट की पावर सप्लाई जो ना वो यूज़ करते हैं। इनकी अगर हम देखें तो ये आमतौर पे डिफरेंट किस्म के डिफरेंट साइज़ के यूनिट्स होते हैं। जैसे हमने ATX की बात की तो ATX थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट टाइप का है और EPS जो पावर सप्लाईज हैं वो डिफरेंट उसका फॉर्म फैक्टर होता है। अब ये है कि ATX पावर सप्लाईज वर ओरिजिनली डिज़ाइंड फॉर यूज़ इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, यानी कि आम तौर पे जो हम जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हम देखते हैं वर्कस्टेशन देखते हैं उसमें हम ATX पावर सप्लाईज जो है वो इंस्टॉल की हो जाती हैं और ये आमतौर पे एंट्री लेवल और स्लिम लाइन सर्वर्स में भी यूज़ होती हैं। ATX पावर सप्लाईज में जो डिफरेंट किस्म के वर्जन्स जो शामिल हैं उसमें ATX वर्जन 2.03 है फॉर ओल्डर एंट्री लेवल टावर सर्वर्स और ATX 12 वोल्ट मोर रिसेंटली एंट्री लेवल टावर सर्वर्स, जबकि ATX 1U स्लिम लाइन सर्वर्स के लिए है, जबकि ATX 2U स्लिम लाइन सर्वर्स के लिए है। इनके डिफरेंट किस्म के कनेक्टर्स अगर हम देखें तो उसमें ATX पावर सप्लाई कनेक्टर और ऑक्सिलरी पावर कनेक्टर और 12 वोल्ट पावर कनेक्टर्स जो ना वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ATX 1U 2U रैक माउंटेड पावर सप्लाईज हैं। रैक माउंटेड सर्वर्स यूज ए वैरायटी ऑफ पावर सप्लाई स्टैंडर्ड्स। Most 1U and 2U servers use the power supply standards developed by SSI Forum, such as ATX 1U and ATX 2U power supplies. ATX 1U and ATX 2U power supply standards use the same 20-pin ATX power supply, floppy and hard disk power connections used by ATX 2.03 and ATX 12 volt version 1 power supply standards. Some 200 watt and larger ATX 1U power supplies also feature the 4-pin ATX 12 volt power supply connectors. ATX 2 unit power supplies features the 6-pin auxiliary power supply connector. इस तरह से जो SSI power supplies हैं, SSI Forum has developed a series of power supply and connector forms designed for use in various types of servers. अब पहले अगर हम देखें पेडेस्टल माउंटेड जो सर्वर्स हैं उसमें EPS 12 वोल्ट है और ERP 12 वोल्ट है। EPS जो ना वो नॉन रिडंडेंट है, जबकि ERP जो ना वो रिडंडेंट पावर सप्लाई होती है।
इसी तरह से 1U रैक माउंटेड सर्वर्स के लिए EPS 1U की जो ना पावर सप्लाई है जो कि नॉन रिडंडेंट होती है। 2U के लिए EPS 2U और ERP 2U है। EPS 2U जो ना वो नॉन रिडंडेंट है, जबकि ERP 2U रिडंडेंट पावर सप्लाई होती है। इनकी शेप में यहाँ पे जो ना वो राइट साइड पे दिखाई गई है। ये आमतौर पे इस तो आइए बात करते हैं कि सर्वर्स के लिए स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज के लिए क्या कौन से डिवाइसेस होते हैं और उनकी किस तरह से हम डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें अगर हम तो 4 टाइप्स के मेजर जो ना वो स्टोरेज के लिए सॉल्यूशंस जो ना वो सर्वर्स के साथ हो सकते हैं, जिसमें पहला तो ये है कि हम डायरेक्टली हार्ड डिस्क वगैरह जो है ना वो सर्वर के साथ अटैच करते हैं, जैसे कि राइट साइड डायग्राम में दिखाया गया। इसको हम डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज कहते हैं और ये आमतौर पे जो ना वो SAS या SATA या PCI एक्सप्रेस के ज़रिए से कनेक्टेड हार्ड डिस्क को डायरेक्टली से डिस्क जो ना वो कनेक्टेड होती हैं। तो दूसरी जो टाइप है वो है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। इसमें ये होता है कि जो ना वो डिफरेंट किस्म के जो एप्लीकेशंस होते हैं जो सर्वर्स के ऊपर रन कर रहे होते हैं, वो नेटवर्क के ज़रिए से एक स्टोरेज को एक्सेस करते हैं, जिसका अपना फाइल सिस्टम होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकती है, रेड की कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकती है, रिडंडेंसी। तो इसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो SAN है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें भी थोड़ा सा बस ये डिफरेंट होता है कि आमतौर पर फाइल सिस्टम जो ना वो सर्वर्स के ऊपर ही होता है, लेकिन रेड जो ना वो सेपरेटली जो ना वो ऑपरेट कर रही होती हैं, जो कि हार्ड डिस्क जो ना वो डिफरेंट सेटअप्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है। तीसरी टाइप है क्लाउड स्टोरेज, जिसमें बुनियादी तौर पर सर्वर को जो ना वो की अपनी स्टोरेज नहीं होती या स्मॉल उसकी स्टोरेज होती है, तो बाकी जो मेन स्टोरेज होती है वो इंटरनेट के ज़रिए से क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए से कनेक्ट की जाती है। अब इसमें यह है कि जो क्लाउड स्टोरेज होती है इसमें ऑलवेज इंटरनेट कनेक्टिविटी जो ना रिक्वायर्ड होती है। तो पॉसिबल सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम इसे थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो ना वो सर्वर के साथ जो ना वो डैश की सूरत में रहे और बाकी जो है ना वो हम क्लाउड के ज़रिए से एक्सेस उसको कर सकें। अब जो डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज के लिए इसके लिए डिफरेंट किस्म के जो ना वो हार्ड डिस्क या डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि हार्ड ड्राइव्स जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक ड्राइव्स होती हैं, और इसके अलावा SSD हैं और फिर NVMe SSDs होती हैं। जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो आमतौर पर सूटेबल होती हैं राइट हैवी एप्लीकेशंस के लिए और बैकअप्स के लिए। ये चीप होती हैं, इनकी कैपेसिटी भी हाई होती है और इनके राइट ऑपरेशंस की भी जो है कैपेसिटी ज़्यादा होती है और आमतौर पे लो कास्ट भी होती हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि फ्रेजाइल होती हैं और जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसमें एरर्स की पॉसिबिलिटीज़ जो ना वो ज़्यादा हो जाती हैं और इसके अलावा इनकी स्पीड भी जो ना वो स्लो होती है। SSD इनके प्रोडक्ट्स जो ना वो काफ़ी फास्ट होती हैं और जनरल स्टोरेज के लिए यूज़ की जा सकती हैं, बूट्स डिवाइसेस के तौर पर भी यूज़ की जा सकती हैं। ये रिलेटिवली चीप होती हैं। रिलेटिवली का मतलब है कि हार्ड डिस्क से तो महंगी हैं, लेकिन ये है कि NVMe वगैरह से चीपर होती हैं। फास्ट इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं और इसकी कैपेसिटी भी हायर कैपेसिटीज में भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आमतौर पे इनके राइट ऑपरेशन जो वो लिमिटेड होते हैं और मे नॉट बी सुटेबल फॉर एंटरप्राइज यूज़। फिर ये है कि जो NVMe है वो आमतौर पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बूट ड्राइव्स और डेटाबेसेस के लिए यूज़ होती हैं। Currently, the fastest persistent server storage type on the market is the NVMe SSD.
तो लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये वेरी एक्सपेंसिव है और नंबर ऑफ राइट्स भी इनके बहुत लिमिटेड होते हैं। जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज होती है आमतौर पर प्रोवाइड एक्सेस टू द सेम डाटा ऑन मल्टीपल सिस्टम्स। ये यानी कि जो अगर कॉमन डाटा है हमारे पास, कुछ स्टोरेज कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें एक ही टाइप का डाटा जो ना वो मल्टीपल सर्वर्स ने एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज आमतौर पे यूज़ करते हैं। कैन बी वेरी फास्ट एंड वेरी हाई कैपेसिटी, कैन मिक्स SSDs एंड हार्ड ड्राइव टू मेक फास्टर सोल्यूशन देन हार्ड ड्राइव्स अलोन। और रेट्स, इसमें हमेशा हम रेट यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस टाइप का के आमतौर पे सेपरेट कंप्यूटर्स रिक्वायर करते हैं। इसके लिए जो ना वो ज़रूरत होती है सेपरेट कंप्यूटर्स की, स्टोरेज सिस्टम्स की, जो कि एक्सपेंसिव हो सकते हैं। जबकि जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स हैं ये आमतौर पे सोफिस्टिकेटेड डाटाबेसेस, वर्चुअलाइजेशन विजुअलाइज्ड डिप्लॉयमेंट्स और लार्ज वर्चुअल VDI इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। इनके एडवांटेजेस ये हैं कि ये रेजिलिएंट होती है, रिमूव्स सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और इजीली स्टैंड्स फेलियर ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स और डिवाइसेस। जबकि इसका डिसएडवांटेज यही है कि एक्सपेंसिव है और सेटअप जो है इनका कम्प्लेक्स होता है। जो क्लाउड स्टोरेज है वो हमने ऑफ साइट बैकअप्स के लिए होती है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू डाटा फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। यानी कि आप अगर डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेस हैं तो वहाँ से सेम डाटा एक्सेस किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है क्लाउड सूरत में आपको किसी किस्म के स्टोरेज सिस्टम्स या हार्ड डिस्क वगैरह की जो ना वो केयर नहीं करनी पड़ती, उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, उनके फॉल्ट्स वगैरह या ऑपरेशंस वगैरह नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर के पास चली जाती हैं। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि जो इसके लिए हमें ऑलवेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है और जो इसकी कॉस्ट है इट में डिपेंड ऑन दी यूजेज कि हम किस तरह से जो है वो इसको यूज़ करते हैं। फिर इस पर यह है कि चूँकि इंटरनेट की स्पीड जो है ना ऑलवेज स्टेबल नहीं होती, जो इसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ है वो यह है कि आपके पास एक हाई कैपेसिटी का अच्छी अपलोड एंड डाउनलोड कैपेसिटी वाला जो ना वो इंटरनेट की कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। फिर अगर हम देखें कि जो डिफरेंट किस्म की हार्ड डिस्क हैं, इसमें जो जनरल हार्ड डिस्क हैं, जनरल पर्पस हार्ड डिस्क हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की RPM स्पीड्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, जैसे रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। तो ये जो 7200 की है 10,000 RPM की और 15,000 RPM की भी होती है। इनकी कैपेसिटी जो है वो 300 GB से 10 TB तक हो सकती है और आमतौर पे SATA 6 और SAS 6 और SAS 12 वगैरह के कनेक्शन जो है वो इंटरफेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। SSDs जो है ना वो NAND फ्लैश मेमोरी सेल्स होते हैं और are always faster than the hard drives, primarily because they do not have to seek the data on the disk and latency is low. इसके लिए भी हम SAS या SATA कनेक्टर यूज़ करते हैं। SATA 6 भी है, SAS 6 है, SAS 12 है, 24 इंटरफेसेस भी अवेलेबल हैं। इनकी कॉस्ट आमतौर पे हाई होती है और इनका वियर आउट भी आमतौर पे जो ना वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम इसके राइट ऑपरेशंस बढ़ते हैं तो एरर्स के पॉसिबिलिटीज़ जो ना वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो जो हार्ड डिस्क हैं उसमें SAS और SATA बस इंटरफेसेस आर ओरिजिनली डिज़ाइंड फॉर स्लो मैकेनिकल ड्राइव्स, जबकि NVMe स्टोरेज कैन कनेक्ट वाया वाइड रेंज ऑफ कनेक्टर्स टाइप्स फ्रॉम M2 to U3 और न्यू स्टैंडर्ड्स है कि E1S जो है ना वो उसके लिए भी हम उनके साथ हम SSDs को यूज़ कर सकते हैं। SSDs को ये भी है कि इनको PCI बस के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है, जिनकी स्पीड जो है ना 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, 4 टाइम्स से 8 टाइम्स भी ना ज़्यादा होती है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ जनरल पर्पस थर्ड जनरेशन PCI एंड जनरेशन 4 PCI are 3.5 gigabit per second and 7 gigabit per second respectively। तो इसलिए ऐसे SSDs के साथ हमारे पास जो एडवांटेज ये है NVMe's के साथ, और NVMe's के साथ हमारे पास एडवांटेज ये है कि इसके लिए हमारे पास हाई स्पीड इंटरफेसेस जो है ना वो अवेलेबल होते हैं, जबकि SAS और SATA बसेस जो है ना वो आमतौर पर स्लो इंटरफेसेस के लिए के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं।
फिर अब हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे जो अंडरलाइंग जो डिस्क का आर्किटेक्चर होता है उसमें डिफरेंट किस्म के रेड के लेवल होते हैं. रेड इज रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स जिसमें a way of storing the same data in different places or multiple hard disks or solid state drives to protect data in case of drive failure. तो there are different इसके different किस्म के रेड के लेवल्स हैं. रेड 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, फिर रेड 10 है, 50 है और रेड 60 है. अब हम देखते हैं कि इनके डिफरेंट क्या डिटेल्स हैं. अगर रेड 0 में हम देखें तो बुनियादी तौर पे जो डाटा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अक्रॉस मल्टीपल डिस्क्स. जैसे अगर दो डिस्क्स हैं तो एक ब्लॉक को हम जो है एक हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, दूसरे ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक में. ये सीक्वेंशियली जो है ना वो हम इसको अल्टरनेटिवली ब्लॉक्स को एक से दूसरी हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं. तो इसके बाद जो रेड 1 का होता है इसमें भी बुनियादी तौर पे इस तरह से होता है कि ब्लॉक्स को रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, जबकि रेड 0 में किसी किस्म की कोई रिडंडेंसी नहीं थी. अब इसमें कि ये रिडंडेंट होती है, एक ही ब्लॉक को जो ना मुख्तलिफ हार्ड डिस्क के ऊपर राइट किया जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 1 को डिस्क 1 पे ऊपर भी राइट किया गया और ब्लॉक 1 को डिस्क 2 के ऊपर भी राइट किया गया है. इसी तरह से अगर हम रेड 5 में देखें तो रेड 5 में पैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. और इसमें ये होता है कि मल्टीपल डिस्क्स को हम जो ना वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर हम 4 डिस्क जो ना वो यूज़ कर रहे हैं तो 3 ब्लॉक्स जो ना वो अगर हम डाटा के राइट करते हैं तो चौथी तो उनको हम एक एक डिस्क के ऊपर जो ना वो स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको डिस्क 1 पे, सेकंड ब्लॉक को ब्लॉक 2 पे, डिस्क 2 पे और थर्ड ब्लॉक को हम डिस्क 3 पे सेव करते हैं. जबकि डिस्क 4 में हम इन तीनों का जो ना वो पैरिटी स्टोर करते हैं और इसको हम अल्टरनेटिवली चेंज भी करते हैं. यानी कि अगर फर्स्ट साइकिल में फर्स्ट सीक्वेंस में हमारे पास जो ना वो पैरिटी की सीक्वेंस जो ना वो लास्ट डिस्क थी तो वो ऐसा रिवर्स इसको कर देते हैं. डिस्क 2 पे ले आते हैं, डिस्क 3 पे ले आते हैं, डिस्क 1 पे ले आते हैं. जो रेड 6 है उसमें बुनियादी तौर पे 2 तरह की पैरिटी बिट्स जो ना वो शामिल होती हैं और सेम कॉन्सेप्ट सेम प्रिंसिपल यही होता है कि हम जो ना जो ब्लॉक्स जो ना वो सेव कर रहे हैं तो उनके पैरिटी बिट्स जो ना वो हम जो ना वो डिफरेंट हार्ड डिफरेंट डिस्क्स के ऊपर स्टोर करते हैं. इसी तरह से अगर हम रेड 10 को देखें तो ये बुनियादी तौर पे रेड 1 और रेड 0 का जो ना वो कम्बिनेशन है. चूँकि रेड 0 में रिडंडेंसी नहीं थी तो इसमें ये है कि रेड 1 जो ना वो रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है, जबकि रेड 0 जो ना वो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस मल्टीपल डिस्क जो ना वो प्रोवाइड करती है. रेड 50 में रेड 50 जो ना वो रेड 5 और रेड 0 का कम्बिनेशन है. जैसे कि हमने पहले देखा है रेड 5 में हम क्या पैरिटी बिट्स जो ना वो यूज़ करते हैं. तो इसकी चूँकि इसमें रिडंडेंसी नहीं थी तो रिडंडेंसी ऐड करने के लिए हम उसमें रेड 0 ऐड कर देते हैं. रेड इसी तरह से रेड 6 जो है ना रेड 60 जो है ना वो रेड 6 और रेड 0 का कॉम्बिनेशन है. सेम जो कॉन्सेप्ट हम रेड 6 में यूज़ करते थे और उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. लेकिन चूँकि रेड 6 में रिडंडेंसी नहीं होती थी तो हम रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए रेड 0 को यूज़ करते हैं.